श्रोताओं को नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार, महामानव, बहुभाषाविद, महापंडित राहुल सांकृत्यायन की लिखी गई पुस्तक तुम्हारी छाया को आपके बीच लेकर आए हैं। राहुल जी की इस पुस्तक में अंधविश्वासों को छोड़ने और नए समाज की नई जीवन प्रणाली पर काफ़ी जोर दिया गया है। तो चलिए सुनते हैं इस पुस्तक का पहला भाग, तुम्हारे समाज की छाया। मनुष्य सामाजिक पशु है। मनुष्य और पशु में अंतर यही है कि मनुष्य अपने हित और अहित के लिए अपने समाज पर अधिकतर निर्भर रहता है। वस्तुतः पशु जगत के बड़े बड़े बलिष्ठ शत्रुओं के रहते तथा समय समय पर आने वाले हिमयुग जैसे महान प्राकृतिक उपद्रवों से बचने में उसके दिमाग ने जो सहायता दी है, उसमें मनुष्य का समाज के रूप में संगठन बहुत भारी सहायक हुआ है। समाज ने पहले कमजोर मनुष्य की शक्तियों को सैकड़ों व्यक्तियों की एकता द्वारा बहुत बढ़ा दिया और तभी वह अपने प्राकृतिक और दूसरे शत्रुओं से त्राण पा सका। लेकिन आज उस समाज ने प्राकृतिक और पशु जगत के दूसरे शत्रुओं से रक्षा पाने में मदद देते हुए भी अपने भीतर से ऐसे शत्रुओं को पैदा कर दिया है, जिन्होंने कि उन प्राकृतिक और पाश्विक शत्रुओं से भी अधिक मनुष्य जीवन को नारकीय बनाने का काम किया है। समाज का अपने भीतर के व्यक्तियों के प्रति न्याय करना प्रथम कर्तव्य है। न्याय का मतलब यह होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति अपने श्रम के फल का उपयोग कर सके। लेकिन आज हम उल्टा देखते हैं। धन वह है जो आदमी के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। खाना, कपड़ा, मकान, ये ही चीज़ें हैं जिन्हें कि वास्तविक धन कहना चाहिए। वास्तविक धन के उत्पादक वे ही हैं जो इन चीज़ों को पैदा करते हैं। किसान वास्तविक धन का उत्पादक है, क्योंकि वह मिट्टी को गेहूं, चावल, कपास के रूप में परिणित करता है। 2 घंटे रात रहते खेतों में पहुंचता है। जेठ की तपती दोपहरी हो या घास, माघ पूस के सवेरे की हड्डी छेदने वाली सर्दी, वह हल जोतता है, ढेले फोड़ता है, उसका बदन पसीने से तरबतर हो जाता है। उसके एक एक हाथ में 7-7 गट्ठे पड़ जाते हैं। फावड़ा चलाते चलाते उसकी सांस टंग जाती है, लेकिन तब भी वह उसी तरह मशक्कत किए जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि धरती माता के यहाँ रिश्वत नहीं चल सकती। वह स्तुति प्रार्थना के द्वारा अपने हृदय को खोल नहीं सकती। यह अकिंचन मिट्टी सोने के गेहूं के रूप में, चावल और अंगूरी मोतियों के रूप में तब तक परिणित होती हैं जब धरती माता देख लेती हैं कि किसान ने उनके लिए अपने खून के कितने घड़े पसीने दिए। कितनी बार थकावट के मारे उसका बदन चूर चूर हो गया और कुदाल अनायास उसके हाथ से गिर गई। गेहूं बना बनाया तैयार एक एक जगह 10-20 मन रखा नहीं मिलता। वह 15-15, 20-20 दानों के रूप में, और वह भी अलग अलग बालियों में छिपा सारे खेत में बिखरा रहता है। किसान उन्हें जमा करता है, बालियों से अलग करता है। 10-10, 20-20 मन की राशि को एक जगह देखकर एक बार उसका हृदय पुलकित हो उठता है। महीनों की भूख से अधमरे उसके बच्चे चाह भरी निगाह से उस राशि को देखते हैं। वे समझते हैं कि दुख की अंधेरी रात कटने वाली है और सुख का सवेरा सामने आ रहा है। उनको क्या मालूम
कि उनकी यह रास जिसे उनके माता पिता ने इतने कष्ट के साथ पैदा किया उनके खाने के लिए नहीं है। इसके खाने के अधिकारी सबसे पहले वे स्त्री पुरुष हैं जिनके हाथों में एक भी गट्ठा नहीं है, जिनके हाथ गुलाब जैसे लाल और मक्खन जैसे कोमल हैं, जिनकी जेठ की दोपहरिया खस की टट्टियों, बिजली के पंखों या शिमला और नैनीताल में बीतती है। जाड़ा जिनके लिए सर्दी की तकलीफ नहीं लाता, बल्कि मुलायम ऊन और कीमती पोस्तीन से सारे बदन को ढके इन लोगों के लिए आनंद के सभी रास्ते खोल देता है। निठल्ले और निकम्मे ये बड़े आदमी, जमींदार, महाजन, मिल मालिक, बड़ी बड़ी तनख्वाहों वाले नौकर, पुरोहित और दूसरी सभी प्रकार की जोंकें किसान के कसाले की इस कमाई के भोजन का सबसे पहले हक रखते हैं। मजदूर भोंपू लगते ही आंख मलते हुए कारखाने की ओर दौड़ता है। अभी कुछ दिनों पहले तक तो काम के घंटों का भी कोई निर्बंध न था और अब भी अधिक मजदूर वाले कारखानों पर ही यह नियम लागू है। वहाँ 3 आने और 4 आने रोज पर वह खटता है। इसी 3-4 आने में उसे बीवी, 3-4 बच्चे और बूढ़े माँ बाप की भी फिक्र करनी है। एक दिन भी निश्चित हो पेट भर खाना उसके लिए हराम है और उस पर से यदि वह बीमार पड़ गया तो नौकरी से जवाब। यदि बूढ़ा या अंग भंग हो गया तो आसमान से नीचे उसको और उसके बाल बच्चों को भीख देने वाला भी कोई नहीं। यही नहीं, कल तक कारखानों 24 घंटे चल रहा था। आज मालिक के पास खबर आती है चीज़ों का दाम गिर गया, अब उन्हें लागत दाम पर भी बाजार में कोई खरीदने वाला नहीं है। कारखाने में ताला लगा दिया जाता है। मजदूर, उनके बाल बच्चे दाने दाने के लिए बिलखने लगते हैं। जब उसे काम मिला था और मजदूरी मिलती थी तब भी उसकी ज़िंदगी नरक से बेहतर न थी और बेकारी तो जिंदा ही मौत। ऐसी तकलीफ़ों को सहते मजदूर तैयार करता है बढ़िया से बढ़िया कपड़े, चीनी, मिठाइयाँ और हजारों तरह की सुख विलास की सामग्रियाँ। वह अपने हाथों से खड़ा करता है बड़े बड़े महल, बंगले, बाग, ठंडी सड़कें, लेकिन खुद उसके लिए क्या मिलता है? उसकी झोपड़ी शायद ही बरसात में साबित रहती हो। उसके बदन के लिए चीथड़े भी ढकने के लिए नहीं मिलते। कितनी ही उसकी अपनी बनाई चीज़ें उसके लिए स्वप्न की सी मालूम होती हैं और मजदूर की हड्डियाँ, पसीने और चिंता से बनी इन चीज़ों का उपभोग कौन करता है? उनके खून के गारे से उठी अट्टालिकाओं में विहार कौन करता है? वह बड़ी बड़ी जोंकें, जमींदार, महाजन, मीन मालिक, बड़ी बड़ी तनख्वाह वाले नौकर, पुरोहित। किसान और मजदूर जिसके लिए अपनी जवानी धूल में मिलाते हैं, अपनी नींद हराम करते हैं, अपने स्वास्थ्य का सत्यानाश करते हैं, वह उन्हें भूखा नंगा रख करके ही संतुष्ट नहीं होता, बल्कि पग पग पर उन्हें अपमानित करना अपना कर्तव्य समझता है। किसान और मजदूर गरीब क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने अपने कमाई, परिवार और बाल बच्चों को भूखा रखकर इन जोंकों को खुशी खुशी दे दी है। उन्हीं के खून से मोटी हुई ये तोदें गरीबों के लिए उन्हें लांछित करती हैं। उनकी भाषा में इन गरीबों के लिए अलग शब्द है। आपकी तो बात ही क्या, तुम भी उनके लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। तू रे, अबे रे ही उन्हें संबोधित किया जा रहा है। बुरी से बुरी गालियाँ
को उनके लिए इस्तेमाल करना अमीरी की शान है। उनके ही कारण गरीब का शिकार मजदूर और किसान उनके सामने चारपाई पर नहीं बैठ सकता, खड़ाऊं नहीं पहन सकता, छाता नहीं लगा सकता। गांव के किसान की इज्जत जानो माल जमींदार के हाथ में है। वह जैसे चाहता है उसे नाक रगड़ने को मजबूर करता है। यह तो हुई वास्तविक धन के उत्पादकों एवं अवस्थाओं और जोंके। मजदूर और किसान की कमाई उसके लिए अर्पित है। वे इसके सोचने की परवाह नहीं करते। उनकी लाखों की तहसील और मुनाफे का रुपया किस तरह प्राप्त किया गया, क्या वे कभी यह सोचने की तकलीफ करते हैं कि उस एक एक रुपये को जमा करने के लिए किसान ने अपने बच्चों को कितनी बार भूखा रखा, कितनी माताओं ने अपने को नंगा रखा, कितने बीमारों ने दवा और पथ्य से महरूम रहकर अपने प्राण छोड़े। यदि उनको ऐसा ख्याल होता तो वे कभी 2000 से की फोर्ड कार की जगह 30,000 का रोल्स रॉयस खरीदना पसंद न करते, महीने में हजार हजार रुपए मोटर के तेल में न फूंक डालते, हाकिमों की दावतों और विलास के जलसों में लाखों का वारा न्यारा न करते। यह सब अंधेर होते हुए भी किसी के कान पर जू तक नहीं रेंगती। समाज के पंच क उठते हैं। अमीर गरीब सदा से चले आए हैं। अगर सभी बराबर कर दिए जाएं तो कोई काम करना पसंद नहीं करेगा। दुनिया के चलाने के लिए अमीर गरीब का रहना जरूरी है। समाज की बेड़ियां जेल खाने की बेड़ियां से भी सख्त हैं। उन्हें आंखों से देखा नहीं जा सकता, लेकिन जहां समाज के कानून के खिलाफ, चाहे वह कानून सरासर अन्याय पर ही अवलंबित क्यों न हो, कोई बात हुई कि समाज हाथ धोकर पीछे पड़ जाता है। कुएं में पानी, जगत पर लोटा डोरी रखी हुई है। एक तरफ मंदिर के आंगन में भक्ति भाव से झूम झूम कर लोग रामायण पढ़ रहे हैं। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि का हुई। गीता हो रही है। विद्या विनयम संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्यन्तं, सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिने। अर्थात विद्या और शील संपन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चंडाल सब में पंडित लोग समदर्शी होते हैं। महात्मा और पंडित लोग गदगद होकर अर्थ कर रहे हैं। जो है सो सब भगवान की देन है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। चराचर जगत सब भगवान के रूप हैं। जो है सो उसमें कोई भेद नहीं। मालूम होता है चारों ओर समदर्शिता, विश्व बंधुत्व और प्रेम का महासमुद्र लहरें मार रहा है। इसी समय जेठ की दोपहरी में प्यास का मारा चमार आ जाता है। उसका कदम कुएं की ओर बढ़ता है। भक्तों में से कोई उसकी जात पहचानता है। कानाफूसी होती है। महात्मा और भक्ति रस में गदगद सभी श्रोताओं को की त्योरियां चढ़ जाती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं और सभी मानो जीते जी खा जाने के लिए उस निरपराध व्यक्ति की ओर दौड़ पड़ते हैं। उसका कसूर क्या? क्या कुएं से पानी पीना अपराध है? क्या समदर्शिता और विश्व बंधुता के वायुमंडल में कुएं से पानी निकालकर पी लेना महापाप है? और यह मंडली कुछ ही मिनट पहले जिस काम को राम को अलाप रही थी, उसके रहते क्या ऐसा करना उचित था? उन व्यक्तियों में से एक एक से अलग अलग पूछिए, तुम्हारे वचन और कर्म में, मंतव्य और कर्तव्य में इतना अंतर क्यों? घूम फिर कर आप उसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि समाज उनसे वैसा ही कराना चाहता है।
किसी ऊंची जात के माता पिता की एक छोटी सी लड़की है। समाज ने मजबूर किया है कि उसकी शादी 8-10 बरस की उम्र तक हो जाए। 11वें बरस में वह लड़की विधवा हो जाती है। समाज कहता है उसकी शादी नहीं हो सकती, वह जिंदगी भर उसे ब्रह्मचर्य रहना और इंद्रिय संयम करना पड़ेगा। कैसा ब्रह्मचर्य और इंद्रिय संयम, जिसके पालन में विश्वामित्र, पराशर, ऋषि श्रृंग, व्यास जैसे बड़े बड़े ऋषि बिल्कुल असमर्थ रहे। आज भी उसी विधवा लड़की का 50 साल का बूढ़ा बाप एक स्त्री के मर जाने पर दूसरी शादी को तैयार है। उसके 25 वर्ष के भाई की स्त्री को मरे महीने से ज़्यादा भी नहीं हुआ, लेकिन उसकी दूसरी शादी की बातचीत तय हो रही है। क्या समाज की अक्ल मारी गई है? क्या उनकी आंखों में पर्दा पड़ गया है? क्या उसे मालूम नहीं कि इस अबोध बालिका से जिंदगी भर ब्रह्मचर्य और संयम की आशा रखना दुराशा मात्र है? क्या अपने पास पड़ोस में प्रतिवर्ष 1-2 गर्भ गिरते समय नहीं देखे? इतने पर भी क्या वह नहीं समझ सकता कि यदि उस बालिका को खुलकर पुरुष समागम का मौका नहीं दिया गया तो वह छिपकर वैसा करेगी? खुलकर करने पर शायद वह रिश्ते और जात का भी ख्याल रखती, लेकिन छिपकर करने पर तो वह सबसे नज़दीक के संबंधों के साथ भी नाता जोड़ सकती है। किस जात का पुरुष जो उसे सुलभ है उसके प्रेम का पात्र हो सकता है? इस गुप्त प्रणय का परिणाम वह जानती है। उसके लिए मृत्युदंड से कम नहीं। यदि गर्भ न गिराया जा सकता तो उसे सबसे हल्की सजा यही मिलेगी, उसके माता पिता, भाई बंधु, खून के अत्यंत नज़दीकी संबंधी उसे किसी अनजान शहर में किसी सुनसान जगह में छोड़ आए, जहां उसे जीवन भर वेश्यावृत्ति या उसी तरह का कोई काम करना होगा। समाज के कारण उसके भाई बंधु उसे जहर भी खिला सकते हैं, हथियार से भी मार सकते हैं। यदि गुप्त संबंध को छिपाया जा सका तो गर्भ तो जरूर ही 1-2 गिराए जाएंगे। जो समाज उन सब बातों को अपनी आंखों देखता है और उसके परिणामों को भी भली भांति समझता है, वह कैसे इतनी असंभव शर्तें अभागे व्यक्तियों के सामने पेश करता है? क्या इसमें उसकी हृदयहीनता स्पष्ट नहीं होती? हर पीढ़ी के करोड़ों व्यक्तियों के जीवन को इस प्रकार कुत्सित, पीड़ित और कंटकाकीर्ण बनाकर क्या वह अपनी नर पिशाचना का परिचय नहीं देता? ऐसे समाज के लिए हमारे दिल में क्या इज्जत हो सकती है, क्या सहानुभूति हो सकती है? बाहर से धर्म का ढोंग, सदाचार का अभिनय, ज्ञान विज्ञान का तमाशा किया जाता है और भीतर से यह जघन्य कुत्सित कर्म। धिक्कार है ऐसे समाज को, सर्वनाश हो ऐसे समाज का। जिस समाज ने प्रतिभाओं को जीते जी अपनाया, कर्तव्य समझा और गधों के सामने अंगूर बिखेरने जैसे आनंद आता है, क्या ऐसे समाज के अस्तित्व को हमें पल भर भी बर्दाश्त करना चाहिए? एक गरीब माता पिता हैं, उनको खुद न अपने खाने पीने का ठिकाना है, न पहनने ओढ़ने का। उनके घर में एक असाधारण प्रतिभाशाली बालक पैदा होता है। लड़कपन से ही उसे किसी धनी के बच्चे को खिलाना पड़ता है। भेड़ बकरियां चराकर पेट पालने के लिए मजदूर होना पड़ता है। माँ बाप जानते तक नहीं कि लड़के को पढ़ाना लिखाना भी उनका कर्तव्य है। यदि वे जानते भी हैं तो उनके पास फीस देने के लिए पैसा न किताब के दाम। लड़का बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है और साथ ही अपने साथ प्रतिभा को लिए जाता है, जिसके द्वारा वह देश को एक चाणक्य, एक कालिदास, एक आर्यभट्ट,
एक रविंद्र, एक रमन दे सकता था। मैंने गांव के एक अभिनेता को देखा है। यदि वह किसी ऐसे देश में पैदा हुआ होता जहां प्रतिभाओं के आगे बढ़ने के सारे रास्ते खुले हैं, तो वह प्रथम श्रेणी के जगत विख्यात अभिनेता होता। लेकिन आज 60 वर्ष की अवस्था में इस अशिक्षित व्यक्ति की वह महान प्रतिभा ग्रामीण स्त्री पुरुष जीवन के कुछ सजीव चित्रण द्वारा अपने परिचितों का कुछ मनोरंजन प्राप्त कर सकती है। मैंने ऐसे स्वाभाविक कवि देखे हैं जिन्हें अक्षर का कोई भी ज्ञान नहीं, जिस भाषा को बोलते हैं उसमें कोई लिखित साहित्य नहीं, कोई आचार्य परंपरा नहीं, छंद और अलंकार के परिचय का कोई साधन नहीं, तब भी अपनी भाषा में वे बहुत ही भावपूर्ण रसपूर्ण कविता कर सकते हैं। शिक्षित जन उनकी कविता को गवारू कहकर निरादर करते हैं और उनके कारण वे खुद भी उसे वैसा ही समझते हैं। कवित्व के लिए बाहर से न उन्हें कोई प्रेरणा मिलती है, न प्रोत्साहन। सिर्फ अंतः प्रेरणा से मजबूर होकर वे कभी कभी कुछ गा लेते हैं। मैं गांव के एक लड़के के बारे में जानता हूँ। उसकी माँ विधवा है। नाम मात्र का थोड़ा सा खेत पुत्र और माता की जीविका का साधन है। लड़का गांव की पाठशाला में पढ़ने बैठा। असाधारण मेधावी, गणित में विशेष निपुण। प्राइमरी स्कूल में उसे छात्रवृत्ति मिली, जिसकी सहायता से वे मिडिल पास किया। वहाँ भी उसने छात्रवृत्ति पाई। यद्यपि पर्याप्त न थी, तो भी किसी तरह अपनी पढ़ाई को जारी रख सकता था। मैट्रिक में युक्त प्रांत से उत्तीर्ण होने वाले कई हजार छात्रों में उसका नंबर दूसरा या तीसरा था, किंतु जो एक या दो छात्र उसकी अपेक्षा अधिक नंबर से पास हुए थे, वे धनियों के लड़के थे। उनके ऊपर दो दो तीन तीन अध्यापक घर में अलग रखे गए थे। उन्हें हमारे उक्त तरुण की तरह खाने पीने की चिंता न थी। अब की बार फिर से छात्रवृत्ति मिली। वह कॉलेज में पढ़ने लगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित उसके विषय थे। छात्रवृत्ति पर्याप्त न थी, इधर स्वास्थ्य भी उतना अच्छा न रहा। उस पर से एक देहाती जगह से आकर दिव्य विद्यार्थियों के लिए मशहूर एक विश्वविद्यालय में उसका नाम लिखाया था। यहाँ छात्रवृत्ति कम थी। संयोग से एक छात्रवृत्ति के लिए 3 विद्यार्थियों के नंबर बराबर आ गए। छात्रवृत्ति किसको मिलनी चाहिए, इसका निर्णय करते वक्त विश्वविद्यालय ने ऐसे 2 विषय ले लिए जिनमें एक और ही छात्र, जो कि एक धनाढ्य की संतान था, के 1-2 नंबर अधिक हो गए। किसी ने उसकी परवाह न की। उस तरुण की प्रतिभा, जो घोर दरिद्रता में जन्म लेकर भी कितनी कठिनाइयों को पार कर यहाँ तक पहुँची थी, का भविष्य क्या होगा। मुझे इस तरुण से साल भर बाद मिलने का मौका मिला। मैंने देखा उसका चेहरा थाइसिस के रोगी जैसा हो गया था, बदन बहुत दुबला पतला। मैंने कारण पूछा। तरुण ने बहाना बना दिया। उसके चले जाने पर दूसरे साथी ने बतलाया, उसे इस साल छात्रवृत्ति नहीं मिली है। बहुत कहने सुनने पर फीस माफ हो गई। खाने पीने के लिए उसने ट्यूशन पाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन न मिला। 1-2 दोस्त अपने साथ रखने का आग्रह करते थे, लेकिन इसे वह अपने आत्मसम्मान के खिलाफ समझता था। दूसरे दिन अपनी जानकारी को जतलाते हुए मैंने जब तरुण से पूछा तो उसने उत्तर दिया, हाँ ठीक है। मैंने ट्यूशन के लिए बहुत कोशिश की। कॉलेज के घंटों को समाप्त करके मैं घंटों इसी फेर में घूमता रहा, लेकिन कहीं कुछ होते हवाते न देख मैंने उसे अब छोड़ दिया है। जिस वक्त मुझे उस प्रतिभाशाली तरुण की इस उपेक्षा
को देखने का मौका मिला और यह भी सुना कि वह सिर्फ एक बार थोड़ी सी खिचड़ी खाकर गुजारा करता आ रहा है तो सच बताऊं मेरी आंखों में खून उतर आया। मुझे ख्याल आता था ऐसे समाज को जीने देना पाप है। इस पाखंडी, धूर्त, बेईमान, जालिम, नृशंस समाज को पेट्रोल डालकर जला देना चाहिए। एक तरफ प्रतिभाओं की इस तरह अवहेलना और दूसरी तरफ धनियों के गधे लड़कों पर आधे दर्जन ट्यूटर लगा लगा कर टोक पीट कर आगे बढ़ाना। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसके दिमाग में 16 आना गोबर भरा हुआ था, लेकिन वह एक करोड़पति के घर पैदा हुआ था। उसके लिए मैट्रिक पास करना भी असंभव था, लेकिन आज वह एमए ही नहीं डॉक्टर है। उसके नाम से दर्जनों किताबें छपी हैं। दूर की दुनिया उसे बड़ा स्कॉलर समझती है। एक बार उसकी एक किताब को एक सज्जन पढ़कर बोल उठे, मैंने उसकी अमुक किताब पढ़ी है, उसकी अंग्रेजी बड़ी सुंदर थी और इस किताब की भाषा तो बड़ी रद्दी है। उनको क्या मालूम था कि उस किताब का लेखक दूसरा था और इस किताब का दूसरा। प्रतिभाओं को गले पर इस प्रकार छुरी चलते देखकर जो समाज खिन्न नहीं होता, उस समाज की क्षय हो। इसको छोड़ और क्या कहा जा सकता।